चुका है और वोटिंग शुरू हो चुकी है। जानकारी आपको दे रहे हैं, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इसी बीच आपको यह भी बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी जो हैं मुकेश मल्होत्रा, इन्हें पुलिस उठा करके ले गई। 4 से 5 गाड़ियों में आई थी और उन्हें ले गई। हालांकि पुलिस का यह कहना है कि सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें ले जाया गया है, और तो वहीं पत्नी आरोप लगा रही है कि कुछ बताया नहीं गया और उठा करके ले गए। 4 से 5 गाड़ी में आए थे। मतदान की बात कही तो उन्होंने कहा कि पुलिस स्टेशन में ही करवा दिया जाएगा, पुलिस कस्टडी में ही करा दिया जाएगा मतदान। तो अब देखना होगा। हालांकि जानकारी भी लेंगे सहयोगी से कि ऐसी क्या स्थिति थी, कौन सी सुरक्षा की दृष्टि सोच करके पुलिस उन्हें उठा करके ले गई है। तो विजयपुर का यह चुनाव बिल्कुल अलग, दिलचस्प। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इसी बीच आपको दिखा रहे। देखिए, यहां पर वोटर्स पहुंच रहे हैं, मताधिकार का अपना प्रयोग कर रहे हैं। आज वोटिंग हो रही है उपचुनाव को लेकर के। विजयपुर की तस्वीरें लाइव इस वक्त आप देख रहे हैं। लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और यहां पर वोट करने के लिए पहुंचे हैं। बड़ी संख्या में लोग हैं, युवा वोटर्स भी हैं, महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग सब इसमें नजर आ रहे हैं। हालांकि देखने वाली बात होगी कि किसके सर पर ताज सजेगा, ये 23 तारीख को साफ होगा। पर आज बढ़ चढ़ करके इस महापर्व में, लोकतंत्र के महापर्व में लोग हिस्सा ले रहे हैं और वोटिंग कर रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं, बेहद ही दिलचस्प। सुबह से ही लोगों की लंबी कतार मतदान केंद्र पर नजर आई। क्या बुजुर्ग, क्या बड़े, महिलाएं सभी यहां पर नजर आए हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। तो चुनाव विजयपुर में और बेहद ही दिलचस्प इस बार का चुनाव। रामनिवास रावत एक तरफ बीजेपी से, तो वहीं मुकेश मल्होत्रा कांग्रेस की तरफ से, दोनों में कांटे की टक्कर। इस बार समीकरण बदलते हुए भी नजर आ रहे हैं। हालांकि रामनिवास रावत लंबे वक्त से यहां पर अपना दबदबा बनाए हुए हैं, पर कांग्रेस से बीजेपी में आने के बाद स्थितियां बदलती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि उन्हें मंत्री पद तो दे दिया गया, वन मंत्री बनाए गए, उसके बाद अब वो मैदान में हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। देखने वाली बात होगी, उनके साथ की भी बात है। लंबे वक्त से उनका दबदबा रहा है, क्या जनता का मूड है, क्या मूड जनता रखती है, क्या बदलाव यहां पर चाहती है, या वाकई जो इतने लंबे वक्त से जिन्हें जनाधार देती आई है उन्हें फिर से जिताएगी, ये देखने वाली बात होगी। पर यहां पर आदिवासी वोटर भी बहुत ज्यादा हैं, तो इस फैक्टर को भी ध्यान में रख करके कांग्रेस ने प्रत्याशी मैदान में उतारा। आदिवासी वोटर यहां पर आगे बढ़ चढ़कर कांग्रेस को सपोर्ट कर सकते हैं। हालांकि ये 23 तारीख को क्लियर होगा, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। आज बस ये बेहद खास तस्वीरें आप लोकतंत्र के महापर्व की देख रहे हैं, जब लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। फर्स्ट टाइम वोटर हैं वो भी पहुंच रहे हैं। युवा यहां पर आपको नजर आए तस्वीरों में, तो वहीं ये बुजुर्ग जो पहुंचे हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज मध्य प्रदेश की 2 सीटों पर उपचुनाव, एक बुधनी तो वहीं दूसरी विजयपुर। 2 सीटों पर उपचुनाव, एक बुधनी परंपरागत सीट पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, तो वहीं विजयपुर सीट, यहां पर भी दबदबा कांग्रेस का रहा है, हालांकि बीजेपी का भी रहा है। पर देखने वाली बात होगी यहां पर कौन जीतता है। जोर दोनों ही पार्टियों की तरफ से खूब लगाया गया, खूब प्रचार प्रसार किया गया। मैदान में दिग्गज उतरे, खूब रैलियां की गई, प्रचार किया गया, लोगों से खूब सारे लोकलुभावन वादे किए गए। हालांकि किसके वादों से जनता प्रभावित हुई है, ये 23 को साफ हो जाएगा। और क्या फिर से रामनिवास रावत पे भरोसा जनता जताती है, या फिर कांग्रेस प्रत्याशी पर भरोसा करती है? जानकारी लेंगे, सहयोगी हमारे साथ शैलेंद्र भदौरिया विजयपुर से लाइव जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, कैसी स्थितियां हैं वहां पर, और साथ ही साथ कांग्रेस प्रत्याशी को पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है, आखिर क्या बताया जा रहा है, ऐसी क्या स्थिति है, चूंकि सुरक्षा की दृष्टि का हवाला दिया गया है? बिल्कुल देखिए, सबसे पहले मैं जो तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा कि मंत्री रामनिवास रावत जो यहां से प्रत्याशी भी हैं, वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अपने पैतृक गांव सनबई पहुंचे हुए और अपना मतदान किया है। और यहां पर आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में वोटर्स भी जो है वो यहां पर लाइन लगाकर पहुंचे हुए। देखिए, ग्रामीण इलाकों में बड़ी संख्या में जो मतदाता है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं, और सभी जो आम और खास लोग जो है वो भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले हमने तस्वीर भी देखी कि मुकेश मल्होत्रा जो कांग्रेस के प्रत्याशी, उन्होंने भी अपने पैतृक गाँव में अपने मताधिकार का प्रयोग किया, और अब जो बीजेपी प्रत्याशी हैं उन्होंने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। भाई साहब, वोट डाला है, सबसे पहले क्या अपील करेंगे? चलो बाहर ही चलते
तो आप देख सकते हैं कि रामनिवास रावत जी जो है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करके यहाँ पर आ गए हैं। उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। भाई साहब, मताधिकार का आपने प्रयोग कर दिया, लोग ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, क्या अपील करेंगे? मैं अपील करूंगा ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, मुझे आशीर्वाद दें, मेरे प्रति विश्वास व्यक्त करें। जैसे आशीर्वाद बना हुआ था उसी तरह से पब्लिक का आशीर्वाद बना रहेगा। चुनाव मेरी पब्लिक लड़ती है, मैं नहीं लड़ता। लेकिन कांग्रेस कई आरोप लगा रही कई गाँव में कि जो वोटिंग है वो, आप देख रहे हो कहीं उधम हो रहा है। कितने पोलिंग घूमे आए, पोलिंग देख लीजिए। शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है और शांतिपूर्ण ही चलेगा। मुकेश मल्होत्रा को पुलिस ने अपने नजरबंद कर लिया है। उनकी पत्नी का आरोप है कि उनको नजरबंद कर लिया गया। हो सकता है मुझे भी कर ले। तो ये रामनिवास रावत जी है जो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जो जिस तरीके से जनता उनको पहले आशीर्वाद देती रही है और उम्मीद है कि इस बार भी जनता उनको अपने आशीर्वाद देगी। हालांकि मुकेश मल्होत्रा के हिरासत में या जो नजरबंद किए जाने पर कहा कि हो सकता है कि थोड़ी देर बाद उनके पास भी फोन आ जाए और वो भी नजरबंद हो। जी वाकई वो तो कस्टडी में है ही हैं। अब लौटूंगी आपके पास, आप लगातार बने रहिएगा। वासु भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, कैसा देख रहे हैं आप उपचुनाव, कैसी टक्कर देख रहे हैं और कितना उत्साह वहां पर वोटर्स में आपको नजर आ रहा है? निश्चित तौर पर देखिए, बुधनी में भी जो उपचुनाव है, अब लगातार जो मतदाता हैं वो यहां से घरों से बाहर निकल रहे हैं और मतदान करने जा रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के गांव में। जीत गांव है ये और जीत गांव का आदर्श मतदान केंद्र है। अंदर की तस्वीर भी मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा कि लगातार जो लोग हैं वो यहां पे मतदान करने पहुंच रहे हैं और लंबी लंबी जो कतारें हैं वो यहां पर लगना इस वक्त वोटर्स की जो है वो शुरू हो चुकी है। महिलाएं हों, पुरुष हों, युवा हों, सभी मतदाता जो हैं वो यहां पर जागरूक हैं और अपने मताधिकार का जो प्रयोग करने आ रहे हैं। अच्छी बात यह है कि बुधनी में अभी तक शांतिपूर्ण जो मतदान है वो लगातार चल रहा है। कहीं कोई दिक्कत की या किसी तरीके की कोई शांति व्यवस्था भंग होने जैसी जो खबरें हैं वो निकलकर सामने नहीं आई है। मतदाताओं से हम जरूर बात कर लेंगे। सर, वोट डालने जा रहे हैं, आज किन बातों को ध्यान में रख रहे हैं? किन बातों को ध्यान में रख के आज वोट देंगे? शांतिपूर्वक जी। और विकास एक बड़ा एजेंडा, तो वहाँ क्या करते हैं आप? काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, करते हैं और जो लाइव में काम करते हैं। हाँ। तो देखिए, ये जो मतदाता हैं वो यहाँ पर लगे हुए लाइनों में और इनका ये कहना है कि हम लोग विकास के मुद्दे पे और जो यहाँ की क्षेत्रीय अगर है से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं वो यहाँ पर लगातार बने रहिएगा, फिर आपके पास लौटेंगे। छत्तीसगढ़ का भी रुख कर लेते हैं। रायपुर दक्षिण सीट पर उपचुनाव हो रहा है। ये भी परंपरागत सीट जो है बीजेपी की रही है। युगल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। युगल, परंपरागत सीट बीजेपी की, कैसा समीकरण बनता दिख रहा है? कितना उत्साह वोटर्स में वहां पर नजर आ रहा है और क्या प्रत्याशी अब तक मतदान केंद्रों पर पहुंच चुके हैं, मतदान कर लिया है? दिखाइए तस्वीर भी और बताइए। देखिए, हम मतदान केंद्रों की सीधी तस्वीर है वो दिखाएंगे। ये आदर्श मतदान केंद्र है और यहाँ पर 11 पोलिंग जो सेंटर हैं वो बनाए गए हैं। सबसे खास बात यह है कि यहाँ के जो पोलिंग सेंटर हैं उसको महिला है मतदाता जो मतदान दल है वो इसको संचालित कर रहे हैं। एक दिव्यांग जो मतदान केंद्र भी बनाया गया है जिसको दिव्यांग है वो संचालित कर रहे हैं। रायपुर दक्षिण का जो विधानसभा सीट है वो बीजेपी का गढ़ माना जाता है और 8 बार बृजमोहन अग्रवाल है वो यहाँ पर जीत दर्ज की है। और बृजमोहन अग्रवाल ये दावा शुरू से करते रहे हैं कि वो एक नहीं 2 विधायक चुन रहे हैं। सुनील सोनी उनके बहुत ही करीबी आदमी है जिनको टिकट दिया गया है। तो इस लिहाज से अगर हम बात करें तो बीजेपी ये मान के चल रही है कि इस सीट पर उनकी जीत है वो सुनिश्चित होगी। दूसरी ओर अगर हम बात करें, आकाश युवा चेहरा है। आकाश शर्मा जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उसने जाकर के वोटिंग जो अभी किया है कुछ देर पहले ही। और अगर हम बात करें 31 नोटा मिलाकर के 31 प्रत्याशी इस चुनावी मैदान पर है। 2,71,000 ऐसे मतदाता हैं जो मतदान करेंगे, जिसमें 266 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 42 जो सेक्टर है उसमें बांटा गया है। 1,33,800 मतदाता जो पुरुष हैं, 1,37,317 महिला मतदाता है। लगातार पहुंचने का सिलसिला सभी का वोटर्स का जारी है। अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा ले रहे हैं। आप लगातार नजर बना रखिएगा और ये तस्वीरें लगातार दिखाते भी रहिएगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आप सभी का।
आगे बढ़ते हैं, बांधवगढ़ का जिक्र करते हैं। हाथियों की मौत मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। हाथियों ने चिंगार कर दिए थे संकट के संकेत। मौत से 16 घंटे पहले हाथियों ने संकेत दिए थे। 2 किलोमीटर तक आवाज भी सुनाई दे रही थी। ग्रामीणों ने इन्हें जो है इकट्ठे होकर हाथियों को भगाया भी था। अधिकारी हाथियों के संकेत नहीं समझ पा रहे थे। न्यूज़ 18 के पास एक्सक्लूसिव वीडियो भी है। ये तस्वीर तस्वीरें एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं बांधवगढ़ की। लगातार हाथियों की मौत यहां पर हो रही है और इसी मामले में ये बड़ा खुलासा भी हो रहा है कि हाथियों ने चिंगाड़ कर दिए थे संकट के संकेत और उनकी आवाजें भी सुनाई दी थी, पर ये संकेत ये देखिए आवाज आपको सुनाई दे रही होगी। ये देखिए फिर से आप एक बार आपको फिर आवाज हमारे साथ एसोसिएट एडिटर सुधीर दीक्षित जुड़ गए हैं। सुधीर जी, ये लगातार मौत का मामला हाथियों का बढ़ता ही जा रहा है और इसी मामले में बड़ा खुलासा, आवाजें, ये संकेत वन विभाग नहीं समझ पाया, किस तरह से इसे देखें? बिल्कुल, देखिए जिस तरह की हाथियों की मौत के बाद जो जांच रिपोर्ट सौंपी गई थी, उस जांच रिपोर्ट में ये दावा किया जा रहा था कि वहां पर जो कोदो की फसल है उसमें जो फफूंद लग जाती है उसकी वजह से हाथियों की मौत हुई थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि वहां के जो ग्रामीण हैं उनका ये कहना था कि हम खुद भी उस चीज का सेवन कर रहे हैं, हमारे गाय बैल और या जो अन्य जानवर है वो भी खा रहे हैं उसको। तो फिर ऐसे में सिर्फ हाथियों पर असर होना कहीं न कहीं शक पैदा करता है। और जो रिपोर्ट जारी की गई उस पर सवाल उठने की वजह इसलिए भी बताई जा रही है कि हाथियों ने करीबन मौत से 16-17 घंटा पहले चिंगाड़ कर ये संकेत दे दिए थे कि कोई मुश्किल है या शिकारी आसपास है या संकट है। आमतौर पर जो भी जंगली इलाके या इस तरह के जो होते हैं वहां पर लोगों को इस चीज के लिए प्रशिक्षित भी किया जाता है, आसपास के ग्रामीणों को प्रशिक्षित किया जाता है, जिनको हम हाथी मित्र, चीता मित्र या टाइगर मित्र कहते हैं। ऐसी स्थिति में जब वो चिंगार कर संकेत दे रहे थे, जहां तक की आवाज 1.5 से 2 किलोमीटर तक सुनाई दे रही थी, ऐसी स्थिति में अधिकारियों का न समझ पाना या अधिकारियों का वहां पर न पहुंचना कई सवालों को जन्म दे रहा है। इस बात के सवाल है कि जांच रिपोर्ट आखिर इस तरीके से कैसे बनाई गई है जिसमें कई सवालों पर आपके जवाब ही नहीं मिल रहे हैं। खास तौर पर एक चीज और भी इसमें देखना होगा कि जो कोदो की वहां पे फसल कड़ी थी वो अभी तक जांच पूरी हो नहीं पाई, तो जांच पूरी होने तक वो फसल को नष्ट कर दिया गया था। उसमें जल्दबाजी क्यों की? क्योंकि जांच होने तक उसको सुरक्षित रखा जा सकता था। तो ये बड़ा सवाल इसमें खड़ा हो रहा है। दूसरी सवाल ये भी है कि अगर उस कोदो की फसल से इनको नुकसान हुआ था हाथियों को, तो जो दूसरे जानवर या जो लोग खा रहे हैं उनकी तबीयत क्यों नहीं बिगड़ी, उन पर असर क्यों नहीं हुआ, इसका जवाब किसी के भी पास नहीं है। खास तौर पर जिस तरीके से हाथियों की मौत हुई है, पूरे देश में ये मामला बड़े पैमाने पर फैला था और खास तौर पर ये वहां का जो इलाका है, जिस गांव की हम बात कर रहे हैं, सलखनिया एक गांव है जहां पर 4 हाथियों की मौत बताई गई थी। वहां से करीबन 10 से 12 किलोमीटर दूर एक गांव और पड़ता है बमेरा, जो कि टाइगर मूवमेंट का इलाका भी कहलाता है, जिसको हम कोर जोन बोलते हैं। वहां पर रात 8 बजे से हाथियों की चिंगार की आवाज आ रही थी। जो वीडियो आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 के पास एक्सक्लूसिव वीडियो है कि ग्रामीण हाथियों की आवाज सुनकर वहां पहुंचे थे, उसके बाद उन्होंने हाथियों को वहां से भगाया था। और इससे एक्सपर्ट के जरिए अगर हम बात करेंगे तो एक्सपर्ट का ये कहना है कि ऐसी स्थिति जब हाथी जिस तरीके से चिंगार रहे हैं, ऐसी स्थिति तभी बनती है या अलग अलग तरह के जो जानवर होते हैं उनकी आवाजों के जरिए वो कॉल करते हैं, वो संकेत देते हैं कि वो संकट में है या किसी तरह की मुश्किल से जूझ रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि वहां आसपास 10 से 12 वन चौकियां हैं, उन चौकियों पर कोई था या नहीं था, या चौकियों के जो रेंजर थे उन्होंने आवाज सुनी या नहीं सुनी। अगर ये समय पर सुन ली जाती या समय पर ये संकेत समझ लिए जाते तो हो सकता है कि हाथियों की जान बचाई जा सकती थी या समय पर उनको मदद मिल सकती थी। वाकई आश्चर्य की बात है कि यहाँ पर अफसर सो रहे हैं, 1.5 से 2 किलोमीटर तक सुनाई दे रही थी आवाज, फिर भी वन विभाग के अफसर सोते रहे, आवाज उन तक नहीं पहुंची, ग्रामीणों तक आवाज पहुंची, उन्होंने चिल्लाया, भगाया उन्हें। पर कई सारे सवाल उठते हैं सुधीर जी, यहाँ पर जांच पर भी सवाल उठ रहे थे और जब ये तस्वीरें नई सामने आई हैं तो भी सवाल उठना लाजमी है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए आगे बढ़ते हैं, इंदौर का जिक्र करते हैं। 2 महीने बाद भी बेटी का नहीं लगा है सुराग। तमिलनाडु के त्रिची से लापता है इंदौर की बेटी। एनआईटी त्रिची से बाहर निकलने का
सीसीटीवी आया था। बेटी के लिए परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। 4 पन्ने का लेटर लिखकर कैंपस से ये लापता हो गई थी। क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनने के बाद लड़के उसे परेशान कर रहे थे। ये आखिरी तस्वीर जो सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई थी, इंदौर की युवती है जो गायब है। 2 महीना बीत चुका है पर अब तक इसका पता नहीं चल सका है। लगातार पुलिस कह रही है जांच पड़ताल जारी है। तमिलनाडु के त्रिची से ये लापता हुई थी। एनआईटी त्रिची से बाहर निकली, उसका सीसीटीवी आप इस वक्त देख रहे हैं। परिजन लगातार गुहार लगा रहे हैं पर अब तक किसी भी तरह की मदद या अभी तक सुराग नहीं लग पाया है। 2 महीने बीत चुके हैं और कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं। गरियाबंद में धान तस्करी पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अमली पदर तहसीलदार योगेंद्र देवांगन ने यह कार्रवाई की है। अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट तेतलखुटी के पास अवैध धान से भरा मिनी ट्रक बरामद किया गया। वाहन को देवभोग थाना के सुपुर्द किया गया। तो धान तस्करी हो रही थी और चेक पोस्ट पर अवैध धान से भरा ट्रक पकड़ा गया है। फिलहाल मामले में जांच पड़ताल अब जारी है। और गरियाबंद में धान तस्करी पर बड़ी कार्रवाई हुई है। यहां पर अमली पदर तहसीलदार योगेंद्र देवांगन ने कार्रवाई की है। अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट तेतलखुटी के पास अवैध धान से भरी मिनी ट्रक बरामद की गई। महासमुंद से बड़ी खबर है। यहां पर फिल्मी स्टाइल में 7.5 लाख रुपए ठग लिए गए। फर्जी ड्रग ऑफिसर ने ये ठगी की है। क्लिनिक में वैद्य को डरा धमकाकर 7.5 लाख रुपए ठग लिए। महासमुंद के कुम्हारपारा का ये पूरा मामला है। घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है। फिलहाल जांच पड़ताल जारी है। इस मामले में पुलिस ने एक कार भी जब्त की है। कार के ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है। महासमुंद का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जगदलपुर से बड़ी खबर है। यहां पर बोरा गोदाम में भीषण आग लगी है। बता दें गोदाम में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। गोदाम के पास पटाखे जलाने के कारण यह आग लगी है। बोधघाट थाना क्षेत्र का ये मामला है। तस्वीरें आपके सामने, आग की लपटें, धुएं का गुबार। जगदलपुर की तस्वीरें। गोदाम में रखा सारा सामान जलकर इस आग में खाक हो चुका है। और बिलासपुर नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जोन 6 में टैक्स वसूली में लापरवाही हुई है। बता दें 1814 घरों में से सिर्फ 78 घरों से टैक्स वसूला गया। निगम कमिश्नर ने 8 कर्मचारियों को नोटिस जारी किया है। 24 घंटे में जवाब नहीं देने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। टैक्स की जानकारी के लिए डिमांड नोट भी नहीं जारी किए जा रहे हैं। ये भी आपको बताएं कि 10 साल से टैक्स नहीं देने वालों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। नियमित करदाताओं को संपत्ति कुर्की की चेतावनी दी गई है, जबकि बड़े बकायेदारों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बलरामपुर में हाथियों के दल ने जमकर उत्पात मचाया। हाथियों ने ग्रामीण के घर को तोड़ डाला। घर सामान को जो है तहस नहस कर दिया। घर में रखा अनाज भी हाथी खा गए। फसलों को भी नुकसान पहुंचाया है। मुरका तलैया पारा में हाथियों ने जमकर उत्पात मचा रखा है। 10 से 12 हाथियों का दल बलरामपुर वन क्षेत्र में घूम रहा है। वन विभाग ने ग्रामीणों से सावधान रहने को भी कहा है। बलरामपुर वन विभाग की टीम हाथियों पर नजर बनाए हुए है। कांकेर में एक भालू कुएं में गिर गया है। बता दें वन विभाग को तुरंत इसकी सूचना दी गई। वन विभाग की टीम रेस्क्यू करने के लिए पहुंची। बाहर निकाला गया भालू को। कन्हारपुरी गांव में एक भालू घर के कुएं में गिरा था। ये तस्वीरें आपके सामने। रेस्क्यू टीम ने सीढ़ी लगाकर भालू का रेस्क्यू किया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। तो कुएं में भालू गिरा, उसका रेस्क्यू किया गया। फॉरेस्ट वाला मना ही निकालेला
एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कांकेर की, बच्चे कुएं में भालू गिर गया और उसके बाद ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी। उसके बाद कड़ी मशक्कत करनी पड़ी और भालू का रेस्क्यू किया गया, उसे कुएं से बाहर निकाला गया। ये भालू के गिरने की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, कुएं में है और कड़ी मशक्कत सीढ़ी लगा करके करनी पड़ी टीम को और फिर बाहर निकाला गया। और आइए अब देखेंगे टॉप 20।